बिहार। जब आप इस स्टेट के बारे में सोचते हो तो आपके मन में क्या आता है? गरीबी, क्राइम, बेरोजगारी, जंगल राज, अनएजुकेटेड पर्सन या करप्शन? एक ऐसी जमीन जिसका इतिहास सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से ऊंचा हो जाए, जहां से ज्ञान की गंगा बहती थी, जहां नालंदा, मिथिला, तेलहरा, उदांतापुरी और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने पूरी दुनिया को रोशनी दिखाई थी, वहीं बिहार आज शिक्षा हासिल करने दूसरे राज्य जाता है, जिसके इतिहास गौरवशील हैं, जहां दुनिया का सबसे पुराना मंदिर, जहां दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा लंबा सूर, जहां दुनिया के दो बड़े धर्म जैन और बुद्ध का प्रमुख स्थान, जहां सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, जहां आजादी की लड़ाई शुरू हुई, जहां मधुबनी चित्रकला, रामायण और अर्थशास्त्र, जहां मौर्य और चक्रवर्ती अशोक साम्राज्य, जहां हमारे प्रथम राष्ट्रपति का जन्मभूमि। ये है हमारे बिहार का इतिहास। लेकिन वर्तमान इसके विपरीत। आज बिहार फेमस है अपनी चोरियों के लिए, जहां मोबाइल टावर कुछ बदमाश उड़ा ले जाते हैं, जहां दो गांवों को जोड़ने वाली 2 किलोमीटर की सड़क रातों रात गायब हो जाता है, एक पुल जिसकी लंबाई 80 फीट और चौड़ाई 15 फीट है वह चोरी हो जाता है, जहां एक डॉक्टर यूट्यूब पर देखकर पथरी का सर्जरी करता है, जहां गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है, जहां के कुछ गानों में गालियां और अश्लीलताएं हैं, जहां के कुछ गांव हर साल डूब जाते हैं। ये है हमारा प्यारा बिहार। बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, जहां 13 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन आज भी यह राज्य विकास के मामले में सबसे पीछे छूट गया है। आज भी लोग बेरोजगार, गरीबी और पलायन से जूझ रहे हैं। इस रिसर्च के जरिए हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चरल और सिस्टमैटिक बैरियर हैं जो बिहार के विकास में बाधा बन गया है। क्या शासन और भ्रष्टाचार के बीच में छुपा है बिहार का विकास, और क्या इसके पीछे कुछ गहरे सामाजिक राजनीतिक समीकरण हैं जो हम देखते नहीं लेकिन असर जरूर करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल बिहार से 2 करोड़ लोग अपने घर, अपनी मिट्टी, अपनी माँ को छोड़कर दूसरे राज्य में क्यों निकल जाते हैं? सिर्फ एक नौकरी के लिए, सिर्फ एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। लेकिन जब एक राज्य अपने लोगों का सपना पूरा नहीं कर पाता तो वह सिर्फ एक स्टेट फेलियर नहीं, वह एक नेशनल क्राइसिस बन जाता है। अगर बिहार के 13 करोड़ लोगों को एम्पावरमेंट किया जाए तो भारत की जीडीपी में एक जबरदस्त पंप आ सकता है। थिंक अबाउट इट। अगर हर बिहारी युवा को अच्छी शिक्षा और रोजगार मिले तो कितने स्टार्टअप्स, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर बिहार से निकल सकते हैं। लेकिन अगर हम इस रीजन को इग्नोर करते हैं तो क्या होगा? पलायन बढ़ेगा, बड़े शहरों पर दबाव और बढ़ेंगे, और धर्म, जाति, समाज, भाषा और जगह के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो इस वीडियो रिसर्च में हम जानेंगे बिहार की हिस्ट्री और ज्योग्राफी ने उसकी किस्मत को कैसे आकार दिया, शासन और भ्रष्टाचार ने इसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या कोई सोल्यूशन है? बिहार फिर से रोल मॉडल बन सकता है डेवलपमेंट का? क्या आप तैयार हैं सच्चाई का सामना करने के लिए? अगर आप बिहार से हैं या भारत के किसी भी राज्य से हैं जहां आपने पलायन, गरीबी और इनइक्वालिटी को देखा है, तो यह एक वीडियो सिर्फ रिसर्च नहीं, एक अवेयरनेस है। तो चलिए शुरू करते हैं, जहां प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे। जब बिहार का विकास रुका है तो सिर्फ जमीन पर रोड नहीं, सपने भी रुक जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कौन है जिम्मेदार, और सबसे ज्यादा तकलीफ इसको हो रही है। यह चैप्टर उन चेहरों से मिलवाएगा जिनसे आप शायद रोज मिलते हो, पर कभी उनके पीछे छुपे कहानी को नहीं सुनते। राज्य सरकार का काम है पॉलिसी बनाना, कानून लागू करना, हॉस्पिटल चलाना, स्कूल में शिक्षा देना और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। सिंपल, राइट? लेकिन असल दुनिया में यह सब कुछ इतना आसान नहीं है। यहाँ सिस्टम ही सिस्टम के खिलाफ काम करता है। ब्यूरोक्रेसी में एफिशिएंसी से ज्यादा फाइल फॉरवर्डिंग, और राजनीतिक इंस्टेबिलिटी इतनी है कि मुख्यमंत्री बदलने से ज्यादा विकास की दिशा बदल जाती है।
प्रोजेक्ट। अब बात आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो पैसे भेजती है स्कीम के जरिए, जैसे नरेगा, पीएम आवास योजना, हेल्थ मिशन। लेकिन यह पैसा रास्ते में ही छननी से पानी के जैसे टपक जाता है। निगरानी कमजोर है और जवाबदेही का तो नाम ही नहीं। तो पैसा कहाँ गया, काम किसने किया, रिपोर्ट किसने दी, सब कुछ धुंधला है। यह वह लोग हैं जो जमीनी स्तर पर असली बदलाव ला सकते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ही सबसे ज्यादा पैट्रोनॉजिक पॉलिटिक्स चलता है। आपने देखा होगा गांव में नेता ज्यादातर अपने सपोर्टर को ही स्कीम में फेवर देते हैं, जो आवाज उठाए उनका नाम लिस्ट से काट देते हैं। डेमोक्रेसी है या दोस्ती की दुकान? यहाँ तो बिजनेस आना चाहिए थे, नई नौकरियां, नए फैक्ट्री, नए सपने। लेकिन होता क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, बिजली का भरोसा नहीं, और नियम बाधाएं इतनी की इन्वेस्टर सोचता है यहाँ सेटअप करना है या पुनर्जन्म लेना है। ये लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता के क्षेत्र में चुपचाप काम कर रहे हैं, लेकिन फंड काफी नहीं, सरकार से मदद नहीं मिलती और स्केल छोटा रह जाता है। जिन पर देश को भरोसा है उनके पास जरिया ही नहीं। मीडिया और जर्नलिस्ट का काम है करप्शन को एक्सपोज करना, लेकिन कभी उन्हें धमकाया जाता है तो कभी उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। एक पत्रकार को घर से बाहर बुलाकर दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। सर, बिहार में दिन दहाड़े पत्रकार को मार दिया जाता है, क्या सोचते हैं? जब सच बोलने वाला ही चुप कर दिया जाएगा तो झूठ का राज कैसे खत्म होगा। ग्रामीण इलाकों के पास न बेहतर स्कूल है और बारिश के समय तो और भी खराब हो जाता है। छत से बारिश की बूंदें टपकने लगती हैं। ये दो तस्वीरें आप देखिए। एक तस्वीर बिहार के जमुई जिले की है, जहां स्कूल की बिल्डिंग काफी जर्जर हो चुकी है। बारिश में छत टपकती है और इसीलिए शिक्षक क्लासरूम में छाता लगाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सोचिए, टपकती छत के नीचे बच्चे कैसे और क्या पढ़ रहे होंगे। दूसरी तस्वीर बिहार के नवादा जिले की है, जहां हेडमास्टर के कमरे की छत का प्लास्टर गिर गया। गनीमत ये रही कि वो बाल बाल बच गए। ना आसपास डॉक्टर हैं। यहाँ लोग सदियों से एक इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी सर्कल में फंसे हुए हैं, यानी दादा गरीब था, बेटा गरीब है और शायद पोता भी वही जीवन जिए। वहीं जो पढ़ा लिखा है वह सपना भी देखता है, लेकिन नौकरी सिर्फ नोटिफिकेशन तक सीमित है। रिजल्ट, या तो वह दिल्ली मुंबई माइग्रेट करता है या अपने गाँव निराशा के साथ रहता है। माइग्रेशन करने वाले 2 करोड़ से ज्यादा लोग लो वेज पर काम करते हैं, यानी कम दाम पर काम। महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, जहां बिहार में महज 8 महीने में गायब हो गईं 5117 लड़कियां और 441 लड़के। पुलिस के ढूंढने में भी छूट रहे हैं पसीने। किसान सबसे बुरी हालत में है। बिहार में कहीं इतनी बारिश हो जाती है कि पूरी फसल डूब जाती है और कहीं बारिश होती ही नहीं, जिससे फसल खराब हो जाती है। मॉनसून देर से आता है, बिजली 8 घंटे गायब और बीज का दाम बढ़ जाता है। तो ऐसे में किसान क्या करेगा? वहीं व्यापारी उससे सस्ते में फसल खरीदेगा और महंगे में बेचेगा। कर्ज का चक्र, जलवायु का झटका, बीमार किसान और पलायन करता परिवार। करप्ट ऑफिसर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। बिहार में आईएएस संजीव हंस 23 से 24 करोड़ की संपत्ति, 70 बैंक खातों में 6 करोड़ रुपए, 60 करोड़ के शेयर, 6 लाख कैश घर से बरामद हुए। करप्शन यहाँ इतना है कि जो अमीर है उसका लाल राशन कार्ड बना है और जो गरीब है उसका सफेद राशन कार्ड बना है। और राशन लेने जाओ तो हर 2 यूनिट पर 1 किलो राशन खा जाते हैं। यदि प्रधान के पास जाओ काम करवाने तो प्रधान रिश्वत लेता है। पुलिस के पास जाओ तो पुलिस रिश्वत लेती है। आम जनता करे तो करे क्या? ये लोग योजनाओं का पैसा खा जाते हैं और ढेकार भी नहीं लेते। और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी इतनी खराब होती है कि 1 बार काम 3 बार पैसे। जब कोई व्यक्ति नेता पर सवाल उठाता है तो तुरंत बात धर्म जाति पर ले आते हैं और बात को बदलने में तो माहिर होते हैं। जब जनता असली सवाल भूल जाएगी तो नेता को जवाब देने की जरूरत ही क्या है।
बिहार में जहां एक तरफ गरीबी, पलायन और अंधकार है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस सिस्टम से फायदा उठाकर अपनी कुर्सी मजबूत कर रहे हैं। यह असमानताएं, यानी एक तरफ टपकते हुए खून और दूसरी तरफ बढ़ते हुए बैंक बैलेंस, यह सबसे बड़ा सबूत है कि सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। पर कैसे और कब, इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में। आज भी बिहार के 33% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। कंपेयर करो तो देश का एवरेज है 21%। पर सिर्फ परसेंटेज से दर्द को नहीं समझा जा सकता। यह सिर्फ पॉवर्टी नहीं है, यह सिस्टम के बेहाल स्ट्रक्चर का नतीजा है। सवाल यह है कि जब सिस्टम ही खोखला है तो क्या सिर्फ पैसे देने से कुछ सुधरेगा? जहां बिहार में 10 दिनों के अंदर 5 पुल धराशायी हो गए, यहाँ स्कूल का हालत क्या है, आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। बहुत तकलीफ होती है। क्या दिक्कत होती है? कभी बारिश आ जाती है, कभी धूप आ जाती है। ठंडा में बैठ करके पूरा दिन पढ़ते हैं। गर्मी में बैठते हैं, थोड़ा थोड़ा हवा आता है, उसी में रहते हैं। जमीन पे बैठते थे आप लोग? नहीं, बोरा लाते थे, बोरा। घर से? हाँ। बारिश हो जाता है तो घर जाना पड़ता है, धूप लगता है तो छाया में बैठना पड़ता है। बहुत दिक्कत होती थी। कभी धूप आता था तो कभी बारिश हो जाता है तो कभी पेड़ का टहनी कभी कभी छोटा छोटा गिर जाता था। यहाँ तो बिजली का क्या हाल है। ग्रामीण बिहार में सिर्फ 30% घरों को दिन में 12 घंटे से ज्यादा बिजली मिलती है। और जरा सोचिए, सिर्फ 40% रोड ही पक्के हैं और वो भी बारिश के समय गायब हो जाते हैं। उस वक्त किसी को हॉस्पिटल जाना होगा तो क्या वह सही समय पर जा पाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तो इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री नहीं तो जॉब्स नहीं, जॉब्स नहीं तो पलायन बढ़ेगा। बिहारी यदि कहीं जाते हैं तो उन्हें बिहारी ए बिहारी कहकर लोग चिढ़ाते हैं। उनके बारे में अजीब विचारधाराएं रखते हैं, उनसे दूरी बनाए रखते हैं। यहाँ तो बात रही दूसरे राज्यों की। बिहार में लोग खुद छुआछूत पर यकीन रखते हैं। वे खुद धर्म जाति में बटे हुए हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसा छुपा हुआ दीवार जो हर टैलेंट को जाति के पीछे ढकेल देता है। यह बिहार का ओपन सीक्रेट है। जॉब, स्कूल अपॉर्चुनिटी सब पर अभी भी जाति का ताला लगा हुआ है। टैलेंट तो है पर सामने नहीं आते। क्या बिहार अपने नागरिकों को बराबरी दिला पाएगा? बिहार के पास भारत के 8% लोग हैं, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3% से भी कम। सोचिए, मैन पावर तो है, लोग तो हैं, तो फिर आउटपुट क्यों नहीं? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ही नहीं। नालंदा दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय था और आज बिहार में सिर्फ 62% लिटरेसी रेट है। एक वक्त था जब लोग ज्ञान लेने बिहार आते थे और आज बिहार के लोग ज्ञान लेने कहीं और जाते हैं। यह सिर्फ बदलाव नहीं, यह एक सिविलाइजेशन हार्ट ब्रेक है। हेडलाइन सुनकर लगता है वाह, बिहार तो तेजी से बढ़ रहा है, बट रियलिटी बिहार का पर कैपिटा इनकम 66,828 है, यानी एक व्यक्ति 6,000 से भी कम महीने में कमा पाता है। और वहीं कर्नाटका का पर कैपिटा इनकम 2,04,605 है और देश का 2,28,000 है। पहले से इतना नीचे था कि 10% ग्रोथ के बाद भी बिहार का पर कैपिटा इनकम देश में सबसे कम है। बिहार का विकास सिर्फ एक इल्यूजन है जब तक शासन और बुनियादी ढांचे को सीधा नहीं किया जाता। यहाँ विकास एक इमारत है जिसका फाउंडेशन कंक्रीट का नहीं, मिट्टी का है। जरा सी बारिश, जरा भी भ्रष्टाचार और सब धंस जाता है। तो सवाल यह नहीं है कि बिहार ग्रो कर रहा है या नहीं, सवाल यह है कि क्या यह ग्रोथ टिकाऊ है या सिर्फ हेडलाइन के लिए है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे यह सब क्यों हो रहा है। अगर तकलीफ है तो उसका इलाज भी होगा, अगर अंधेरा गहरा है तो रोशनी भी जरूर होगी। चैप्टर 3 में हम बात करेंगे उन सॉल्यूशन की जो बिहार को सिर्फ बेहतर बना सके बल्कि एक रोल मॉडल भी बना सकता है। पर यह सफर आसान नहीं होगा। इसके लिए चाहिए होगा शासन का सुधार, इकोनॉमिक पुश, सोशल एम्पावरमेंट और सबसे जरूरी बात जनता का जागरूक होना।
सबसे पहला काम करप्शन परवार। जब पैसा रास्ते में ही चोरी हो जाए तो विकास कैसे होगा? इसका सल्यूशन क्या है? जहां गांव के लोग खुद चेक करें कि राशन या स्कीम का पैसा सच में लगा या नहीं। यदि आप भ्रष्टाचार होते देखे तो 1064 पर शिकायत करें या अलग अलग मामलों के लिए हेल्पलाइन नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है, जहां जाकर आप कंप्लेन कर सकते हो या इस ईमेल आईडी पर शिकायत दर्ज कर सकते हो। और हाँ, भ्रष्टाचार होते देखे तो वीडियो या फोटो जरूर लें। जो भी सच बोल रहा है उसका मुंह बंद ना हो, उसकी सुरक्षा हो। जब सच बोलने वाला निडर हो तो झूठ का राज्य खत्म हो जाएगा। बिहार का फ्यूचर तभी बदलेगा जब पंचायत को उसकी असली ताकत मिलेगी, ना सिर्फ नाम के लिए बल्कि फंड, ट्रेनिंग और अथॉरिटी के साथ। लोकल लीडर्स को गवर्नमेंट से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उनके पास फंड हो और पब्लिक उनसे सवाल कर सके। जब गांव का नेता सिर्फ वोट के टाइम याद न आए तभी सिस्टम में सुधार होगा। बिहार में लगभग 12 नदियां हैं। सुनकर तो लगता है यह तो एडवांटेज है जिससे खेत फर्टिलाइज रहते हैं। नहीं, हर साल बिहार में फ्लड्स आते हैं जो खेत को डुबा देते हैं। यह एक नेचुरल डिसएडवांटेज है क्योंकि जो लोग नदी के किनारे रहते हैं उनका घर हर साल डूब जाता है। वहाँ के किसानों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। वहाँ के किसानों को तभी फायदा होगा जब डैम बनाया जाएगा जिससे फ्लड्स नहीं आएंगे। किसानों का फायदा तभी होगा जब उसकी मेहनत का दाम मिलेगा। सॉल्यूशन क्या है? कोल्ड स्टोरेज, ताकि फसल बिगड़ने से बचे। फेयर प्राइस मार्केट, बीच के दलाल हटाओ और सीधा मंडी से जोड़ो। जब फसल का प्राइस स्टेबल होगा तो डेविड सर्कल से छुटकारा भी मिलेगा। बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं आती? जवाब है इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी क्लैरिटी और राजनीतिक इच्छा शक्ति गायब है। तो आगे क्या हो सकता है? टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग जैसे इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करें। लोकल्स रिसोर्स यूज करके लोकल्स को रोजगार दें। कंपनी को सब्सिडी दें। जब फैक्ट्री बिहार में खुलेगा तो माइग्रेशन दिल्ली तक नहीं जाएगा। फैक्ट्री तभी खुलेगा जब अच्छे एम्प्लॉय मिलेंगे और अच्छे एम्प्लॉय तभी मिलेंगे जब एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा। सिर्फ स्कूल खोलने से काम नहीं होता, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठना जरूरी है। हर स्कूल में फिंगरप्रिंट अटेंडेंस लगाना चाहिए जिससे ये पता चल सके कि कितने टीचर और कितने स्टूडेंट आते हैं। टीचर जवाबदेही हो। डिजिटल क्लासरूम लगाओ। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन ही असली बराबरी लाता है। आज जरा बिहार के हेल्थ सिस्टम को देखिए। ये है बिहार का हेल्थ सिस्टम। नवादा के रजौली अनुमंडलीय अस्पताल में डॉक्टर की गैर हाजिरी के चलते एक महिला का प्रसव नहीं हो पाया और उसकी मौत हो गई। और इसके साथ ही एक साथ दो जिंदगियां खामोश हो गई। बेड नहीं मिलने के कारण कोई जमीन पर सोता दिखा तो कोई कुर्सी पर लेटा नजर आया। आप ही इस पर हमें राय दीजिए कि बिहार के हेल्थ सिस्टम को कैसे सुधारा जाए। सिर्फ गवर्नमेंट से उम्मीद करने से कुछ नहीं होगा, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। तो आम लोग क्या कर सकते हैं? एनजीओ सपोर्ट करो जो ग्राउंड लेवल पर असली काम करते हों। पॉलिसी ट्रांसपेरेंसी मांगो। आरटीआई फाइल करो। बजट मीटिंग में जाओ। इथिकल बिजनेस प्रमोट करो। लोकल बनाओ और लोकल खरीदो। जब एक सिटीजन जिम्मेदार बनता है तभी एक स्टेट पावरफुल बनता है। बिहार को सुधारना एक दिन का काम नहीं, लेकिन एक एक कदम मिलाकर चले तो मंजिल दूर नहीं। गवर्नमेंट को ठीक करो, नौकरियां मांगो, शिक्षा स्वास्थ्य को मजबूत करो और सबसे जरूरी अपने हक को जानो, क्योंकि जब बिहार उठेगा तो सिर्फ एक राज्य नहीं, एक सभ्यता फिर से जागती है।